हमारे YouTube चैनल मगध बिहार में आपका स्वागत है। हमारे चैनल मगध बिहार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है, श्वसन का प्रोसेस कैसे हुआ था। उसके पहले हम लोग न्यूट्रिशन देखा था, पोषण देखा था। आज हम लोग देखेंगे परिवहन। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन जब पढ़े थे तो उससे ये पता चल गया कि हम लोग फूड को बाहर से ले लेते हैं। बाद में ये पता चला कि हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी ले लिए। लेकिन ये सारे चीज़ें जब हमने फूड लिया और फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन लिया पर्यावरण से, तो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बॉडी में हर कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और हमारा लाइफ प्रोसेसेस जो भी हैं हम नहीं कर पाएंगे और इस तरह से हमारे डेथ भी हो सकती है। तो ये परिवहन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हमें या फिर हमारा जीवन संभव नहीं है। तो परिवहन को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से, उनके मूल स्रोत जैसे कि हम लोग बाहर से फूड लेते हैं या फिर पर्यावरण से पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक, एक एक कोशिका, एक एक सेल जो है वहाँ तक पहुँचाते हैं। फिर वहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी बनता है, एटीपी बनता है और अपशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ जो कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सबको बाहर निकालते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको परिवहन कहते हैं। और जिस भी सिस्टम से भी ये परिवहन की क्रिया हो रही है उसको हम लोग परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये परिवहन बहुत जरूरी होता है। हम लोग 3 हेडिंग में और ये 3 हेडिंग में हम लोग सबसे पहला हेडिंग जो देखेंगे पौधों में परिवहन, दूसरा हम लोग देखेंगे हमारा रक्त यानी आवर ब्लड, और तीसरा हेडिंग में हम लोग हृदय परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो ये 3 हेडिंग में हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर ये 3 हेडिंग में सबसे पहला हेडिंग है पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन के लिए हम लोग देखते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं कैसे परिवहन होता है। तो मान लीजिए ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, इसका तना है और इसमें पत्तियां लगी हुई हैं। ये जो हम लोग शुरू करेंगे जमीन के अंदर है पौधा, वाटर है, खनिज लवण है यहाँ पे। वाटर और खनिज लवण, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर है। यहाँ पर ये जो पौधे हैं इनके जड़ों में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बताया था कि मूल रोम होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रूट हेयर बोलते हैं। ये मूल रोम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की मदद से क्या होगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि अवशोषण होगा। तो वाटर का अवशोषण होगा, कैसे होगा देखते हैं। हम लोग जब इसका अध्ययन करते हैं इस मूल रोम को काट करके, तो हमें पता चलता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि इसको हिंदी में परासरणी दाब के नाम से जानते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जड़ के अंदर जो कोशिकाएं हैं, उत्तक हैं, उसमें ज़्यादा होता है, जबकि जो हमारा जमीन में जो खनिज लवण और वाटर मौजूद है उसका परासरणी दाब कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े होंगे बचपन में कि जब भी 2 कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में अगर कंसंट्रेशन या सांद्रता ज़्यादा हो, एक में कम हो, तो वाटर का फ्लो उस तरफ से उस तरफ होता है। जिस तरफ वाटर ज़्यादा होता है और सांद्रता कम होता है उस सॉल्यूट का। तो यहाँ पर भी यही होता है, जमीन में सांद्रता खनिज लवण और वाटर दोनों का, वाटर का तो ज़्यादा है लेकिन खनिज लवण का कम है, जबकि यहाँ पर
जो इसमें सॉल्ट्स और मिनरल्स हैं वो ज़्यादा है, इसलिए इसका पारसरणी दाब अधिक है और वाटर का फ्लो ऑटोमेटिकली चैनल्स के थ्रू ये आपको मूल रूम में चला जाता है। अब यहाँ पर चला जाता है तो ये प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम लोग रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं, रूट प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब ये कुछ धक्का देता है और मूल रूम में आगे चला जाता है। हालांकि इस प्रोसेस के थ्रू बहुत दूर तक वाटर का फ्लो नहीं होता है। तो आगे देखेंगे कैसे फ्लो होता है ऊपर की तरफ। अब ये मिनरल सॉल्ट्स बच गया और हम लोगों ने देखा कि मिनरल सॉल्ट का कंसंट्रेशन जमीन में कम है जबकि इसके जो मूल रूम की कोशिका है वहाँ अधिक है। तो वहाँ पर ये मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो वैसे केस में क्या होगा, तो हमारे पास सबसे पहले देख लें कि मिनरल सॉल्ट्स में क्या क्या हो सकता है। क्लोराइड हो सकता है, सोडियम हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, इसके बाद फॉस्फेट हो सकता है, जिसकी जरूरत है पोटेशियम हो सकता है। ये सब आयन के फॉर्म में है, ये सब आपको डायरेक्ट क्लोराइड या सोडियम के एटम नहीं है बल्कि ये सब आयन है। तो इन्हीं फॉर्म में ही इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरह से आयरन हो सकता है Fe2+, तो इसका एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। कैसे होगा, तो इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल्स तो होते ही हैं, साथ साथ उसके पंप्स होते हैं और उस पंप को काम करने के लिए हमारे पास एटीपी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये बोले तो एक सक्रिय प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल सॉल्ट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। बिना एटीपी के मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। हालांकि वाटर के साथ फ्लो में बहुत कम मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण हो सकता है। अब हमारे पास ये जो है मूल रूम से अवशोषण तो हो गया खनिज लवण और वाटर का, तो आगे कैसे चलेगा। हम लोगों ने बात किया कि रूट प्रेशर के थ्रू थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन हमारे तना में जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसका कॉलम बना हुआ होता है, स्तंभ बना हुआ होता है। इसमें सबसे पहला कॉलम जो है वो है जाइलम। जाइलम को जाइलम ही लिखते हैं, कुछ लोग दारू वगैरह भी लिखते हैं। तो ये जाइलम है। ये जाइलम आपको कॉलम के रूप में छोटे छोटे मिलेंगे। तो ये कॉलम ऊपर तरफ होगा और इस जाइलम की मदद से जो वाटर था और जो मिनरल सॉल्ट्स थे उसका ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। चढ़ने के लिए हमारे पास दो थ्योरी है, या इसको दो थ्योरी। पहला तो ये जो पतली पतली बहुत पतली होती है, ये पतली कारण इसका कैपिलरी एक्शन काम करता है। कैपिलरी एक्शन आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर या मिनरल सॉल्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली चढ़ सकता है ऊपर। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए आपको लगातार पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते रहती है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होते रहती है और वो वाटर निकलते रहता है और ये कॉलम बना हुआ रहता है। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो ये फ्लो रुक जाएगा और मिनरल और वाटर का जो कॉलम बना हुआ है ऊपर चढ़ने का वो नहीं चढ़ पाएगा। जबकि हमारे पास दूसरा कोशिका जो है वो है आपको फ्लोएम। ये दूसरा कोशिका फ्लोएम है। ये फ्लोएम से सिर्फ और सिर्फ जो सुक्रोज है और कुछ वाटर, ये दोनों का फ्लो हो सकता है। सुक्रोज वाटर एक साथ चलेगा तो सुक्रोज और वाटर का फ्लो हो सकता है इस फ्लोएम के थ्रू। इस जाइलम की खासियत होती है कि ये दो तरह के होते हैं। पहला तो एक को हम लोग वेसल्स बोलते हैं जिसको हिंदी में वाहिकाएं बोलते हैं, वाहिकाएं। और दूसरा को हम लोग ट्रैकिड्स बोलते हैं जिसको हम लोग वाहिनिकाएं बोलते हैं। इसमें मेन जो होता है वेसल्स ही होता है जिसके थ्रू दोनों का आपको ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन होता है खनिज लवण और वाटर का। जबकि ट्रैकिड्स बहुत कम रोल प्ले करता है। फ्लोएम जो होता है इसकी कोशिकाएं जो होती है
वो आपको इस फॉर्म में अगर देखते हैं बाहर की तरफ इस कोशिका को ला करके, तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब इसको अनुप्रस्थ काट में देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, और इस होल्स के थ्रू आपको उस सुक्रोज और वाटर का परिवहन होता है। तो ये होता है। तो हम लोग एक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में कि डिफरेंस क्या है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरफ जाइलम दिख रहे हैं, ये फ्लोएम है। इस जाइलम की कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती है, जबकि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की कोशिकाओं से आपको वाटर और खनिज लवण का परिवहन होता है, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, जबकि इसके द्वारा भोज्य पदार्थ जैसे सुक्रोज और वाटर का परिवहन होगा। इसमें परिवहन जो होता है एक दिशीय होता है, सिर्फ ऊपर की तरफ ही इसमें होता है, यानी ऊपरी गामी परिवहन होता है, जबकि इसमें आपको फ्लोएम में बहुदिशीय परिवहन हो सकता है। और आप सोच सकते हैं कि फ्लोएम बहुदिशीय बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भोजन का यानी सुक्रोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पत्ती में बनता है, जबकि कोशिकाएं हर जगह मौजूद हैं, जड़ में भी तना में भी। तो वैसे चीज़ों में उसको एनर्जी मिलना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए ऐसी कोशिकाओं में यानी फ्लोएम में सुक्रोज का परिवहन बहुदिशीय होना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सारे डिफरेंसेस है जो एग्जाम में आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुक्रोज पूछा जा सकता है, जाइलम का कोशिका पूछा जा सकता है, लाइव होता है या मृत होता है, इस मिनरल सॉल्ट्स का, तो ये सारे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अभी आप लोगों ने बात किया था कि फ्लोएम जाइलम से कंटिन्यूअस कॉलम बनने के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार चलती रहनी चाहिए। तो आप इसको एक प्रयोग, सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन को हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें पत्तियों द्वारा जो जल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है पत्तियों के द्वारा उसका वायुमंडल में निष्कासन होता है। और ये जो प्रोसेस होता है पत्तियों में खास स्ट्रक्चर के थ्रू, यानी कि ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। हम लोग ने पहले भी देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी जो आवागमन हो रहा था पौधों में स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के थ्रू होगा। तो जल का उसके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पर्यावरण में निकलना, निष्कासन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये खास टेम्परेचर पर होगा। आपको आप देखेंगे तो जो गर्मियों में आपको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक देखने को मिलेगी। आप वाष्पोत्सर्जन को एक प्रयोग द्वारा समझा सकते हैं। गमले में लगा हुआ आप पौधा ले लें और इस पौधे को आप पॉलीथीन से ढक सकते हैं। इस पौधे को आप पॉलीथीन से ढक दें चारों तरफ से, और नीचे की तरफ आप पॉलीथीन को बांध दें। 5-10 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके पॉलीथीन के सरफेस यानी कि अंदर वाले सरफेस छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन गए हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू आपके जल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल आए हैं, इसलिए हो रहा है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हुई। ये वाष्पोत्सर्जन लगातार चलते रहता है
और इसके कारण हमारे जाइलम में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एंड खनिज लवण बना हुआ होता है। और ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो दो कारणों से होता है। सबसे पहला कि आपको कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए जाइलम में, और दूसरा कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट मतलब पौधे की जो पत्तियां हैं अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो वैसे केस में उसके एंजाइम्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं और पत्तियां काम करना बंद सकते हैं, पौधे मर सकते हैं। तो ये लगातार कूलिंग इफेक्ट देता है पत्तियों को, ताकि वो अच्छी तरह से उसके एंजाइम्स काम करते रहें और उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस या उपापचयी प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। फिर हम लोगों ने देखा वाष्पोत्सर्जन का महत्व। अलग अलग पौधों में अगर देखते हैं तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अलग अलग रेट से होती है, अलग अलग दर से होती है जैसा। और ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया में लगभग 90% वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है या एस्टिमेशन है कि पौधे जो है अपने वजन का यानी वेट का जितना भी उसका वेट है उसका लगभग 100 गुना 100 टाइम्स वो ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है। मतलब अगर 10 केजी का पौधा है तो वो लगभग 1000 लीटर अपने जीवन काल में वाटर का ट्रांसपायरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन कर सकता है, ये लगभग है। इसके अलावा हम कुछ पौधों में जैसे कि मकई के पौधा में देखते हैं तो एक दिन में लगभग मकई का पौधा जो होता है वो 3 से 4 लीटर वाटर को ट्रांसफायर कर सकता है। जबकि आप सेब के पौधे में देखें तो ये बहुत ज़्यादा करता है। लगभग ये सेब के पौधा जो होता है वो आपको 10 से 20 लीटर वाष्पोत्सर्जन करता है। तो ये है। प्लस में एक चीज़ और कि फ्लोएम जो वो फूड जो बना था पत्तियों में वो जहाँ से आता है उसको हम लोग बोलते हैं संभरण सिरे। और दूसरे एंड को बोलते हैं उपभोग सिरे। संभरण सिरे को हम लोग सप्लाई एंड बोलते हैं और उपभोग सिरे को हम लोग कंजम्पशन एंड बोल सकते हैं। तो ये हुआ। तो ये जो है जहाँ पर फूड बनता है वहाँ से लेकर के सप्लाई एंड से कंजप्शन एंड तक आता है और इस तरह से उसका फ्लो होते रहता है और पौधों में इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी राय ले सकते हैं। थैंक यू।